नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। कल बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है तो उस पर भी हम लोग थोड़ी देर बातचीत करेंगे। एक नोटिफिकेशन पे तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था। बच्चे परेशान हैं तो उनकी परेशानी मेरी परेशानी हो जाती है, इसलिए उनसे थोड़ी देर मैं बातचीत कर लूँगा, क्या पता थोड़ा सा आपको दिशा में दिखा सकूँ। और दूसरा इस वीडियो का भाग होगा न्यूज़पेपर डिस्कशन, जो हम लोग रोज़ करते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। ओके, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। 235 करीब में सिविल सर्विसेज में नोटिफिकेशन है, सीट हैं। बाकी 111 सीट जो हैं वो अलग से दिया गया है इन 3 को लेकर। एक सीडीपीओ में 10 ही सीट दिया इन लोगों ने, तो पता नहीं कौन सा मजाक कर रहे बच्चों के साथ। और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी समकक्ष में 38 सीट हैं करीब में, और सॉरी 100 सीट हैं इसमें, करीब में 100 सीट हैं यहाँ पर देखिए। ओके, उसके बाद से गृह विभाग आरक्षी विभाग में पुलिस अधीक्षक गृह विभाग आरक्षी शाखा में एक सीट दिया इन्होंने। तो मैं क्या बोल रहा था ना कि देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कई सारे जगहों पर यह है कि डीवाईएसपी का सीट कुछ न कुछ ऐड होगा। मैं आपको झूठ मूठ का कभी भी हताशा या निराशा या फिर आपको संवेदनाएं या उम्मीद कभी नहीं दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं, नथिंग। 100% सच बोलना चाहिए बच्चों से। बच्चे कोई मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे लोग होते हैं जो भी सिविल सर्विसेज देते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं, कई सारे जगहों पर मैंने भी चर्चा देखी कि आने वाले समय में डीवाईएसपी के कुछ पद ऐड होंगे। आप फॉर्म ज़रूर भरिएगा, फॉर्म भर के। और मैं आपसे क्या सजेस्ट करूँगा, देखिए एसडीएम वगैरह की जो सीटें होती हैं वो हर साल तो एसडीएम का सीट नहीं आता है। हाँ, डीवाईएसपी का सीट लगभग में हर साल आता था और बच्चे एग्जामिनेशन भी देते थे। इस बार 10 ही गुना बच्चे को लेंगे भी ये। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जब एसडीएम वगैरह का सीट आता है ना, तो जो बीपीएससी ऑलरेडी क्वालिफाइड बच्चे हैं या जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो यूपीएससी वगैरह देते हैं जनरली, वो सभी एग्ज़ाम देते हैं एसडीएम वगैरह की सीट जब आती है। तो जब एसडीएम वगैरह की सीट नहीं आती है तो रैंक इंप्रूवमेंट वगैरह के लिए ऑलरेडी क्वालिफाइड बच्चे जो होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो लोग एग्जामिनेशन नहीं देते हैं। तो एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है ना। दूसरा क्या हो सकता है कि मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए आपके पास 2 ही ऑप्शन होता है जीवन में। किसी भी चीज़ को अगर आपके सामने कोई समस्या आ जाती है तो उस समस्या के साथ लड़ना होता है या तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाइए। सीधा सा मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा देर मैं नहीं लूँगा आपका। लड़ने का क्या मतलब होता है कि 235 सीट में अगर आपको फाइट करना है तो कीजिए, अच्छे से तन मन धन लगाकर अपना 100% देकर फाइट कीजिए। और अगर नहीं आपको 235 सीटों में फाइट करना है तो कोई और ऑप्शन अपने जीवन में ज़रूर तलाश लीजिए, उसी पर आज से ही लग जाइए। इस डायलेमा में मत रहिएगा कि तैयारी कर भी रहे हैं, एग्जामिनेशन भी नहीं दे रहे हैं, रोना रो रहे हैं कि एसडीएम का सीट नहीं आया, और जब एसडीएम का सीट आया तो पीटी तक क्वालिफाई नहीं कर पाया आप 67वीं बीपीएससी पीटी का। धांधली हुई, ये हुई, वो हुई, अलग चीज़ें हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए कि जो अपने सामने आया है मौका उसको ना गंवाएं। सबसे पहला मोटिव यही होना चाहिए जीवन में कि उसको नहीं गंवाना है। अगर आपको गंवाना है उसको तो कुछ और जीवन में कर लीजिए। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सिविल सर्विसेज बनते हैं उन्हीं को इज्जत शोहरत प्राप्त होती है। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर आपको शोहरत बदौलत सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो करना है तो तन मन धन लगाकर 100% कीजिए, रोना धोना बंद करके। नहीं करना है तो 100% छोड़ भी दीजिए, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। मेरा कोई बैच नहीं चलता है ना, मैं आपसे पैसे लेकर एडमिशन लेने के लिए कह रहा हूँ कि मैं आपको फोकट का मोटिवेट कर रहा हूँ। मैं हमेशा ही आपको सही दिशा दिखाता आ रहा हूँ और आज भी मैं वही कर रहा हूँ, समझ रहे ना। और कई सारे बच्चे मुझे पूछ रहे क्या सर 70 बीपीएससी में इससे ज़्यादा सीट आएगा। मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। जो अगर आपको बोल रहा है कि आज मुझे पता है, वो झूठ बोल रहा है आपसे। हो सकता है कि 200 ही सीट आए, या हो सकता है 1000 सीट आए, हो सकता है 1500 सीट आ जाए। भाई 64वीं बीपीएससी में कितने सारे सीट आए थे, याद कीजिए। इस तरह से हो सकता है कि 200 सीट ही आए, तब आप क्या करेंगे तो मुझे नहीं पता। अगर इस फील्ड में रहना है तो आपको फाइट करना पड़ेगा। सिविल सर्विसेज वही क्वालिफाई कर पाते हैं जिनके अंदर फाइटर की एबिलिटी होती है, फाइटर बनने की। और अगर नहीं है तो मैं आपको सही सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको एग्जामिनेशन नहीं देना है, सिविल सर्विसेज में नहीं देना है, अगर आपको ये चीज़ सही नहीं लग रहा है तो आज से ही तय कर लिए कि कोई और दिशा में चले जाना है। मुझे नहीं पता वो कौन सी दिशा होगी। बीच बीच में मत रहिए, या तो इस पार या तो उस पार। तैयारी करना है तो 100% करना है, नहीं करना है तो 100% छोड़ देना है। अगर यूपी का भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें 173 सीट था इस बार। कितना बड़ा यूपी है, 400 विधानसभा क्षेत्र, 173 सीट हैं।
सोचिए ज़रा, यूपीएससी में इस बार 1100 सीट थे, लेकिन वहाँ पर परसेंटेज सिलेक्शन के 0.1% होता है। 2023 का पेपर देख लीजिए, लक आधारित पूरा पेपर था। 70% 2023 के पीटी के पेपर में लक था, 30% आपकी पढ़ाई काम आएगी। झटा मार के जो लोग आ गए, बहुत सारे लोग पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस का कट ऑफ गिर जाएगा इस बार यूपीएससी में भी। तो यही चीज़ होता है, सिविल सर्विसेज है, इसमें हर समय कुछ भी पॉसिबल ऐसा होता ही नहीं कि जो तय हो पहले से। हर पग पग पर आपको ये लगेगा कि ये तो पहले से था ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसा होता ही है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इसलिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो तन मन धन से लग जाइएगा। 2500 बच्चों को मात्र पीटी के बाद सेलेक्ट किया जाएगा। इस 2500 में आने की कोशिश कीजिए, और ये काफ़ी कठिन होगा आपके लिए, काफ़ी कठिन होगा। 2500 बच्चों में आना ये कठिन होगा, कोई आसान नहीं होगा। मेरा कोई बैच नहीं चलता कि मैं आपको हवा भर के हवा में उड़ाऊं कि ये 2500 में निकाल ही दूंगा मैं आपको नहीं निकाल सकता हूं, आप खुद ही निकल सकते हैं। एग्ज़ाम देना है, पीटी आज से लग जाइए। 2500 बच्चे मात्र क्वालिफाई करेंगे। कितने में से कम 3 लाख बच्चे तो फॉर्म भरेंगे ही, उसमें से करीब में 3 लाख में 2.5 लाख तो मिनिमम मेरे हिसाब से 3 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने चाहिए, उससे कम तो नहीं ही देंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया ना। तो उसमें से 2500 में आना है, तो यानी कि आपके पास अच्छा खासा आपका मजबूत होना चाहिए सब कुछ। समझ रहे होंगे मैं जो कह रहा हूँ वो। अब तो बच्चों को निगेटिव मार्किंग का भी प्रैक्टिस हो गया है। पेपर अगर कठिन आता है तो पिछले साल के जैसे कट ऑफ जा सकता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है ना, क्लियर हो गया। डीवाईएसपी वगैरह के पद भी ऐड हो सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ अंत में, फिर हम न्यूज़ पेपर डिस्कशन पर चले जाएंगे। अगर आप में काबिलियत है तो इस 2500 में आप सेलेक्ट हो जाइए, इस 235 में आप सेलेक्ट हो जाइए। उसके बाद जो जीवन भर एग्ज़ाम देते रहना, जब तक एसडीएम डीवाईएसपी ना बन जाना, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम देना आप फिर। और जो मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, जो बच्चे ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं यूपीएससी में भी, वो हर साल उनकी रैंक इंप्रूवमेंट आपने देखा है कैसे होता है, क्यों उनकी रैंक इंप्रूवमेंट हो जाती है। इंटरव्यू वगैरह में उनको प्रेफरेंस दे दिया जाता है कि ये बच्चा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यानी कि ये अच्छा कैंडिडेट है, ऐसा करो इसको रैंक ऊपर बढ़ा दो, इसको एसडीएम डीवाईएसपी आईएएस का पद दे दो, जिससे ये आगे बढ़ के निकल जाए। ऐसा होता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि 235 बच्चों में आप सेलेक्ट हो जाइए, और उसके बाद रैंक इंप्रूवमेंट आप कभी भी कर सकते हैं जीवन में। लेकिन हो सकता है अगली बार 235 से कम ही सीट आ जाए, तब आप क्या करेंगे? 1 साल बाद 2024 ईस्वी में अगर आपके साथ यही हालत होगी, तब आप क्या करेंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज से ही अगर पढ़ना है तो 100% लग जाइए, और अगर नहीं पढ़ना है तो 100% छोड़ दीजिए। बीच बीच में मत रहना मेरे भाई। सबसे बुरी स्थिति वही होती है जब आपको कोई रास्ता नहीं पता होता है। दोनों में से एक रास्ता को चुन लीजिए, है ना। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। मैंने कोई बुरी चीज़ तो नहीं बोली है, और क्राइटेरिया वगैरह तो देख ही लिया होगा। और एग्ज़ाम टफ़ है, कठिन है, ऑप्शनल है, ये है वो है, फलाना है ठिकाना है। अतुल प्रसाद जी को मैं यहाँ पर अगर गाली दूंगा तो सोचिए आपके सामने मेरी क्या इमेज बनेगी। कई सारे टीचरों को मैंने देखा है बीपीएससी के ऊपर चीख चिल्ला रहे हैं, मैं वह नहीं कर सकता हूँ ऐसा। सोचिए मेरे मुंह से कितना ख़राब लगेगा, गाली मैं दूंगा बीपीएससी को, चेयरमैन को, नीतीश कुमार जी को, फलाना को ठिकाना को। तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं, ये सही नहीं होता है। ओके, पर्सनैलिटी के हिसाब से सही नहीं होता, व्यक्तित्व भी होता है इंसान का एक, उसी के हिसाब से सही नहीं होता। आपको भी ये जायज़ नहीं लगता है। कई सारे बच्चे कल नोटिफिकेशन वाले वीडियो में कमेंट सेक्शन में आकर गंदी गंदी गालियां लिख रहे थे बीपीएससी के लिए। ऐसा मत कीजिए। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, किस प्रकार से शोभा देता है आपको इस तरह की चीज़ें करना? समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, मैं जो समझा रहा हूँ। तो थोड़ा सा पर्सनैलिटी को सुधारिए, और तैयारी करना है जी जान से करिए, नहीं करना है आज से ही छोड़ दीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपना न्यूज़ डिस्कशन वीडियो। ये इतना देर का था। न्यूज़ डिस्कशन वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। न्यूज़ डिस्कशन शुरू करते हैं हम लोग। पहली जो न्यूज़ है, ये तो आपको हेडिंग बस दिखाना होता है मुझे। बाकी यूसीसी के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं आजकल। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रहा है आजकल, और तो उसको यूसीसी को मैं करवा चुका हूँ, और इसको 1 से 2 बार 3 बार यूसीसी को अच्छे से कर लीजिएगा। इससे जुड़ी हुई सारी समितियां, आज तक भारत में कब कब इस पर चर्चाएं हुई हैं, संविधान विशेषज्ञ जो थे या संविधान निर्माता वगैरह जो थे, उनके क्या राय थे यूसीसी पर, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सवाल अगर पूछेगा तो वहीं से पूछेगा। दूसरा न्यूज़ क्या है आज हम लोगों का? दूसरा न्यूज़ है कि केजरीवाल जी ने यहीं पर मुखर्जी नगर के बगल में ही है, सिविल लाइंस एक जगह है जहाँ पर केजरीवाल जी का घर है, वहीं पर दिल्ली विधानसभा वगैरह का एरिया भी है। तो केजरीवाल जी ने अपने घर पर बहुत सारा पैसा खर्च किया, मतलब असातीत पैसा। कभी बोलते थे कि हम घर नहीं लेंगे, लेकिन खर्चा किया। बीजेपी के लोग जो हैं इस पर क्या कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने घोटाला वगैरह किया है और अतिशय खर्च किया है।
तो हमें क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पर क्या है, सीएम केजरीवाल के आवास का नवीनीकरण का होगा कैग ऑडिट, सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, संवैधानिक पद होता है, ये स्वायत्त पद होता है। भारत सरकार और संविधान के तहत जो कुछ रक्षक बनाए गए हमारे देश में, उनमें से कैग का भी नाम आता है। कैग का नाम आता है, उसमें से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम आता है, यूपीएससी का नाम आता है। इन सबको क्या बोला गया है कि ये सब संविधान के देश के तंत्र के रक्षक के तौर पर काम करेंगे ये लोग। लेकिन कैग की आलोचना भी होती है, तो हम उसको डिटेल में कैग को पढ़ लेते हैं कि क्या होता है कैग। अब इस लाइन को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसे व्यक्ति हैं जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न हो पाए, या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये कथन है। कैग वाले सवाल में अगर इसको लिख कर आए आप, लॉन्ग फॉर्म के सवाल में, शॉर्ट मत लिखने बैठ जाना इसको, लॉन्ग फॉर्म के सवाल में अगर लिख कर आए आप, तो आपको अधिक अंक जरूर मिलेगा, आपको अधिक अंक तो जरूर ही मिलेगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है। इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभा के लिए सरकार व अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण सार्वजनिक धन खर्च करने की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। यह जानकारी जनसाधारण को फिर दी जाती है। जैसे कैग रेल का ऑडिट करती है। याद है पिछली बार बताया था कि रेल में बहुत सारा चीज़ खराबी है, जो अभी एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में कैग पिछले 1 साल से बोलती आ रही थी कि सभी जो रूट हैं उस पर कवच प्रणाली को इस्टेब्लिश करना चाहिए। आपके पटरियाँ सही नहीं हैं, बोगियाँ सही नहीं हैं, ये सब कैग की रिपोर्ट में आता रहता है दिनों दिन। महालेखाकार का कार्यालय वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था, ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लिया था। 1860 में सर एडवर्ड डॉमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। पीटी फैक्ट है आपका। इसके कुछ समय बाद भारत के महालेखा परीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखा परीक्षक कहा जाने लगा। वर्ष 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रण महालेखा परीक्षक कर दिया गया। 1884 में इसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान करके महालेखा परीक्षक पद को और शक्ति दी। इस अधिनियम में नियुक्ति और सेवा प्रक्रियाओं का भी उल्लेख था। भारत के महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण भी है। आगे देखते जाइएगा। कैग से जुड़े हुए सवाल हर दूसरे तीसरे साल में पीटी में पूछ लिए जाते हैं। आर्टिकल, इनके कार्यकाल, इनके कार्य, इनकी आलोचना, ये सब पता होना चाहिए। मेंस में भी सवाल यूपीएससी में बहुत बार पूछे गए हैं, आपसे भी पूछा जा सकता है। यह व्यवस्था देखिए यहाँ पर क्या लिखा, वर्ष 1936 के लेखा और लेखा परीक्षा आदेश ने महालेखा परीक्षक उत्तरदायित्व और लेखा परीक्षा कार्यों का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था 1947 तक अपरिवर्तित रही। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट समाप्त होता है, वहाँ पर कौन शुरू हो जाता है, कैग शुरू हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट समाप्त होने का मतलब सुप्रीम कोर्ट 147 आर्टिकल तक है और 148 आर्टिकल से कौन है, कैग की शुरुआत हो जाती है। वर्ष 1958 में कैग के क्षेत्राधिकार में जम्मू और कश्मीर को शामिल किया गया था। वर्ष 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियों और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 लागू किया। अधिनियम ने कैग को केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों की जिम्मेदारी दी है। वर्ष 1976 में कैग को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया। ओके, अब देखिए हमारे कैग की ब्रिटेन के कैग से तुलना की गई है। सवाल एक बार पूछा था यूपीएससी ने कि भारत का कैग ब्रिटेन के कैग से किस तरह से अलग है। क्या भारत का कैग जो है केवल पोस्टमार्टम का काम करता है? पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है? देखिए डॉक्टर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो मरे हुए बॉडी को चीर फाड़ करते हैं, और एक होते हैं जो जीवित बॉडी को चीर फाड़ करके उसको बचा लेते हैं। तो पहला क्या हुआ, पहला एक्टिव हुआ, दूसरा क्या हुआ, पैसिव हुआ। मरे हुए बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद आप क्या कर लोगे, लेकिन जीवित बॉडी का जब आप इलाज करते हो तो उसके बचने की संभावना अधिक होती है। इसी तर्ज पर आलोचना की जाती है। ये मैंने आपको सवाल जो बताया है इसको ध्यान रखिएगा, टर्मिनोलॉजी में आप फंस ना जाएं एग्जामिनेशन में। अब देखते हैं क्या है। भारत का कैग केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है, नियंत्रक महालेखाकार की नहीं। मतलब केवल और केवल ऑडिट कर सकता है। ऑडिट करके अगर उसको पता भी चला कि घोटाला हुआ है तो कुछ नहीं कर सकता है। समझ में आई? मान लीजिए उनको पता चला कैग को कि रेल में घोटाला हुआ है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं,
अब कैग को पता चल गया, लेकिन कैग क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है, केवल संसद के पटल पर अपनी रिपोर्ट रख सकता है कैग। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। जबकि ब्रिटेन में महालेखा परीक्षक के साथ साथ इसमें नियंत्रक महालेखाधिकार की भी शक्ति निहित होती है। भारत में कैग पैसा खर्च होने के बाद खातों का लेखा जोखा करता है, यानी पोस्ट फैक्टो, जिसको मैंने सामान्य भाषा में क्या बोला था समझाने के लिए आपको, पोस्टमार्टम मैंने बोला था। पोस्ट फैक्टो मतलब पैसा खर्च हो चुका है, अब वो बता रहा है कि घोटाला हुआ है। पहले अगर बताते कि ये मामला गलत चल रहा है, कुछ तो ज़रूर बाटे गड़बड़ घोटाला, तो हम पहले पकड़ लेते इसको, है ना। देखिए, जबकि यूके में कैग की मंजूरी के बिना सरकारी खजाने से कोई पैसा निकाला ही नहीं जा सकता। ये चीज़ समझ में आ गई। ये डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पर पहले ही रोक दिया जाता है, और यहाँ पर क्या है, जब खर्च हो चुका है तब हम जांच करने जाते हैं कि खर्च कहाँ पर किया है। भारत में कैग संसद का सदस्य नहीं होता, जबकि ब्रिटेन में कैग हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है। आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी समिति है जो कैग के साथ मिलकर काम करती है, या कैग उसके लिए काम करती है। एक संसदीय समिति है प्रमुख, जो कैग की भाई बहन कहलाती है, कजन सिस्टर कहलाती है, इस तरह से समझिएगा। इतना गहरा रिश्ता है उस समिति और कैग के बीच में। बताइएगा मुझे कौन सा है। संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 148, अब यहाँ से शुरू हो गया पीटी फैक्ट। नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तें। 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। 150 कहता है कि संघ व राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार कैग की सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो सदन के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। किसी राज्य के लेखाओं के सामने भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेगा। आर्टिकल 279 शुद्ध आय की गणना कैग के द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम प्रमाण पत्र माना जाता है। शुद्ध आय की गणना का अंतिम प्रमाण पत्र कौन देता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत ही संवैधानिक, बहुत पावरफुल पद होता है, आप ऐसे समझिए इसको। कैग की रिपोर्ट में अगर कोई चीज़ देखिए, जैसे अभी क्या हुआ है कि केजरीवाल जी के घर है, मान लीजिए उस पर कुछ ज़्यादा खर्च किया गया है या कम खर्च किया गया है, उसमें ऑडिट में अगर आ गया कि ये यहाँ पर भाई ज़्यादा खर्च किया है, तो उस रिपोर्ट को फिर कोई झुठला नहीं सकता पूरे देश भर में। और कैग अपना रिपोर्ट किसको देती है? भारत के राष्ट्रपति के समक्ष रखती है। और भारत के राष्ट्रपति कहाँ पर उस रिपोर्ट को डालते हैं? तो संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में, दोनों में। भारत सरकार अगर चाहे तो किसी भी चीज़ का ऑडिट करवा सकती है कैग से। जैसे केजरीवाल जी का घर का ऑडिट करवाना, ये भारत सरकार की मर्जी है। कैग को उसने बोला, कैग क्या करेगा? अब उसका ऑडिट का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग, लेखांकन बोलते हैं इसको सामान्य भाषा में। जांच परख करना कि हाँ भाई, खर्चा तुमने 100 रुपया का था तो 100 ही रुपया किया है या 1000 रुपया कर लिया है, ये सभी जांच पड़ताल कैग करती है। ओके। तीसरी अनुसूची, भारत के संविधान के तीसरी अनुसूची की धारा 4 के भारत कैग और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पदभार ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान करती है। छठी अनुसूची, इस सूची के अनुसार जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद खातों को राष्ट्रपति की अनुमति के साथ कैग द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिए। इन निकायों के खातों का लेखा जोखा इस तरह से करना होगा जिस प्रकार कैग उचित समझता है। ऐसे खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। कैग की स्वायत्तता क्या है? कैग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। आप सोचिए कि भारत सरकार है, भारत सरकार कभी चाहेगी कि रेल में क्या क्या गड़बड़ी है वो सामने आए? नहीं ना। अगर कैग स्वतंत्र नहीं होती तो कैसे बताती कि भाई कवच नहीं लगाया गया है, रेल की पटरियां सही नहीं हैं, रेलवे का प्रबंधन सही नहीं है, पैसा आप ज़्यादा खर्च करो, कमा कम रहे हो रेलवे के बारे में। तो ये सब कहाँ पर निकल के आती है? ये सब कैग की रिपोर्ट में निकल कर सामने आती है। कैग अपना रिपोर्ट स्वतंत्रता से बनाती है और सबमिट करती है राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति कहाँ पर रखते हैं? सदन के दोनों पटल में रखते हैं। और संसद की ही वो समिति है जो मैंने आपसे पूछा है, जो कैग की मदद करती है उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए और उसका लेखा परीक्षण करने में। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो। कैग राष्ट्रपति के सील और वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। कैग 665, ऐसे याद रखेंगे, 665 में 6 वर्ष काम करेंगे या 65 वर्ष हो जाएंगे तब तक काम करेंगे। ओके। कैग को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जाता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीकों के समान है। यानी कि क्या है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के लिए है, बाकी सभी के क्या बोला जाता है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। एग्जाम में लिखते समय ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी बातों का। ओके।
एक बार कैग के पद से सेवानिवृत्त होने इस्तीफा देने के बाद वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकता है। कैग इसलिए इसको ये प्रावधान डाला गया। इसका मतलब क्या होता है, पता चला कि आपने भारत सरकार की बहुत मदद कर दी कैग बनकर, आप कैग के पद से हटे, भारत सरकार ने आपको क्या किया कि चलो भाई अब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो बन जाएं। पद का लोभ ना हो उस आदमी के मन में, इसलिए आप कैग के पद से हटने के बाद दुनिया में, मतलब देश में तो कोई काम कर ही नहीं सकते सरकार के अधीन, कोई पद आपको मिलेगा ही नहीं। तो पद का लोभ समाप्त हो जाता है यहाँ पर। ओके, कैग भारत में सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक कड़ी है। अन्य कड़ियों में सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग है। मैंने बताया था ना कौन कौन से हैं, कैग है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके बाद से कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है और यूपीएससी। इन सबको क्या माना जाता है, ये सब लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे मजबूत कड़ियाँ हैं, यही संभाल कर रखती हैं हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम को। सोचिए कैग नहीं होगा तो क्या होगा, चुनाव आयोग नहीं होगा तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, यूपीएससी नहीं होगा तो मेरिट का प्रहरी कहा था अंबेडकर जी ने, इसको क्या कहा था डॉक्टर अंबेडकर जी, मेरिट का प्रहरी। किसको, यूपीएससी को, कि मेरिट की रक्षा करेगा ये हमेशा। ओके, ये चीज़ क्लियर हो, आज तक करता भी आया है भाई। कोई भी मंत्री संसद में कैग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। कैग का वेतन और अन्य सेवा शर्तें नियुक्ति के बाद भिन्न कम यह नहीं की जा सकती, मतलब एक बार पद पर आपने बिठा दिया तो उसके वेतन को आप कम नहीं कर सकते हैं। कैग की कार्य और शक्तियाँ, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। कैग को विभिन्न स्रोतों से ऑडिट करने का अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे 148 से 151 है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का है, महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है, भारत सरकार के निर्देश भी ले सकता है। लेखा और लेखा परीक्षण विनियम 2017, ये सब कुछ शक्तियाँ इसके। उसके बाद से क्या है कि भारत सरकार और राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, सब जगह ही ऑडिट का काम कर सकती है। कौन कर सकती है, तो कैग क्या कर सकते हैं, ऑडिट का काम मुख्य रूप से करते हैं ये लोग। ओके, हर चीज़ का। और कई सारे तो पीयूसीयू जो होते हैं, पीएसयू किसको कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर के जो कंपनियां हैं, जैसे ओएनजीसी हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, इनका भी कई बार कैग के द्वारा परीक्षण करवाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, यही वो समिति है, चलिए मैंने बता ही दिया, जो क्या करती है, जो कैग इसकी बहुत बड़ी मददगार समिति होती है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो सामान्य तौर पर परंपरा के तहत विपक्ष के नेता को बनाया जाता है। लोक लेखा समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठित एक अस्थायी संसदीय समिति है। कैग के ऑडिट रिपोर्ट केंद्र और राज्य में लोक लेखा समिति को सौंपी जाती है। विनियोग खाते, वित्त खाते, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर ऑडिट रिपोर्ट की जाँच लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। केंद्रीय स्तर पर इन रिपोर्टों को कैग के द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, जो संसद में दोनों सदन के पटलों पर रखी जाती है। कैग सबसे जरूरी मामलों की एक सूची तैयार करके लोक लेखा समिति को सौंपता है। और कैग कभी कभी राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों के विचारों की व्याख्या और अनुवाद भी करता है। कैग यह देखता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है या नहीं। यदि नहीं तो वह मामलों की लोक लेखा समिति के पास भेज देता है, जो मामले पर आवश्यक कार्रवाई करती है। लोक लेखा समिति के पास कार्रवाई करने का भी अधिकार होता है, संसदीय समिति होती है ये, इसको ध्यान में रखेंगे। कैग के बारे में पढ़ लिया, अब अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, पंचायतों के लिए एक इंडेक्स जारी की जाएगी, डेवलपमेंट इंडेक्स के तौर पर परखा जाएगा किसको, पंचायतों को। तो ये क्या हो गया, मतलब कि जो पंचायत होंगे वो कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको भी हम इंडेक्स के तौर पर क्या करेंगे, उनमें एक प्रतिस्पर्धा को शुरू करने की कोशिश करेंगे कि सबसे लोकल बॉडीज जो हमारे हैं देश के, उनमें भी एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो सके, एक पंचायत दूसरे पंचायत से आगे निकलने की होड़ में लगे। किस चीज़ को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। पंचायतों के समग्र विकास के लिए चल रहे प्रयासों को अब धार देने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। 17 सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण करते हुए पहले से 9 थीमों को बांटा जा चुका है। अब पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रारूप तैयार कर लिया है। किसने तैयार किया है, तो पंचायती राज मंत्रालय ने। इसके लिए गठित समिति के द्वारा दी गई रिपोर्ट में इंडेक्स के लिए 9 थीमों पर आधारित 144 स्थानीय लक्ष्य को रखा गया है। और क्या रखा गया है, 577 स्थानीय संकेतक, 688 डेटा पॉइंट को रखा गया है। अब समिति का मैं नाम बता देता हूं, क्योंकि यहां से सवाल पूछा जाएगा। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने के लिए तमिलनाडु के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जयश्री रघुनंदन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। जयश्री रघुनंदन समिति किससे संबंधित है, तो पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने से संबंधित है ये समिति। जयश्री रघुनंदन समिति के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या बताया है, मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इंडेक्स में पंचायतों के विकास की समीक्षा और निगरानी के लिए किए गए लक्ष्य, संकेत, बिंदु, सतत विकास के लक्ष्यों को 9 स्थानीय थीमों पर आधारित है। यह थीम कौन कौन सा होगा, गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका पंचायत, स्वास्थ्य पंचायत, बाल हितैषी पंचायत,
पर्याप्त जल वाली पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत, ये सब 9 अलग अलग पैमाने हैं जिसके आधार पंचायत के डेवलपमेंट को नापा जाएगा। सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत, सुशासित पंचायत, महिला हितैषी पंचायत है या नहीं है, इन्हीं के आधार पर नापा जाएगा पंचायतों के डेवलपमेंट को। किसने तैयार किया है? तो जयश्री रघुनंदन समिति की अध्यक्षता में पंचायती राज मंत्रालय इसको तैयार कर रही है। जब ये इंडेक्स आना शुरू हो जाएगा तब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। राज्यों की रैंकिंग, पंचायतों की रैंकिंग आनी शुरू हो जाएगी। अभी के लिए आप इसको ध्यान में रखेंगे, समितियों को ध्यान में रखेंगे। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। देखिए अगला न्यूज़ जो है, एक तो है आपका, इनको ध्यान रखिएगा, जस्टिस ऋतुराज अवस्थित हैं। कौन है ये? तो ये विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। इन्होंने बोला है कि सेडिटेशन लॉ जो है अपने भारत में, यानी कि देशद्रोह से जुड़ा हुआ जो कानून है वो बिल्कुल ज़रूरी है और वो रहना चाहिए। देशद्रोह वाले कानून पर हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। आज हम लोग किस पर बात करेंगे? यहाँ गडकरी जी ने कुछ बोला है जिसमें कुछ आंकड़े हैं अपने लिए और उसको आप एग्जामिनेशन में उपयोग कर सकते हैं। क्या बोला है इन्होंने बोला है कि पिछले 9 वर्षों में देश में सड़क का नेटवर्क 59% से बढ़ा है। यानी कि पहले अगर 100 किलोमीटर था तो पिछले 9 वर्षों के कारण ये अब 159 किलोमीटर हो गया है देश भर में सड़कों का नेटवर्क। एक एग्जाम्पल देकर मैंने समझाया है। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि अब यह अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है। पहले सड़कों के नेटवर्क के मामले में पहले यूएसए था, अभी भी यूएसए ही है। दूसरा पहले चीन होता था और तीसरा भारत था। लेकिन अब क्या हो गया है? अब बदल गया है। अब पहला स्थान पर तो यूएसए ही है। इनके मुंह पर लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी। पहला तो यूएसए ही है। दूसरा कौन है? तो दूसरा है अपना भारत देश और उसके बाद चीन का अंक आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है इन्होंने कि 2013-14 से में यह नेटवर्क 2013-14 में कितना था? तो 91,287 किलोमीटर का था। लेकिन आज यह कितना है? 1,45,240 किलोमीटर का है। अमेरिका के फेडरेशन के हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार उनका हाईवे नेटवर्क कितने का है? अमेरिका में 2,60,000 किलोमीटर का नेटवर्क है, जबकि भारत में 1,45,240 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग भी है, मतलब सड़कों का नेटवर्क है। 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग में भी पिछले 9 सालों में 2 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ये तो ओवरऑल सड़क का नेटवर्क हो गया जो मैंने बताया है 1,45,000। अब एनएच के नेटवर्क में भी पिछले 9 सालों में 2 गुना की बढ़ोतरी हो गई। यानी कि पहले 100 किलोमीटर था तो अब 200 किलोमीटर एनएच हो गया है अपने देश भर में। ओके, जिसमें इन्होंने लिखा है कि 2013-14 में देश भर में 18,371 किलोमीटर जो है वो एनएच था। 4 लेन हाईवे की बात कर रहे हैं। कितना? 18,371, जो अब कितना हो गया है? जो 44,654 किलोमीटर के करीब में अपने देश में हाईवे हो गया है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये मुझे आपको बताना था, ये ज़रूर ध्यान में रखेंगे। इस आंकड़े को तुलनात्मक रूप से ही ध्यान रखिएगा कि एनएच 2 गुना हो गया है पिछले 9 सालों में और जो सड़क नेटवर्क है वो करीब में 59% से बढ़ गया है। 59% से बढ़ गया है। अमेरिका के बाद हम लोग दूसरे स्थानों पर आ गए हैं। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसमें एक इंडेक्स है जहाँ से सवाल आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। इंडेक्स क्या है भाई? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। कौन? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण किसने जारी किया है? सबसे पहले चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा, सुनिए गौर से। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने जारी किया है वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान समिति ने जारी किया है। 3 बार मैं बोल चुका हूँ। क्यों बोल चुका हूँ? क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है। 2500 बच्चों में आपको आना है, तो अगर ढंग से पढ़ना है तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए और इधर उधर की बातों मत पढ़िएगा। पॉजिटिव अप्रोच रखिए। जीवन में वही सफल होता है जो कठिन समय में अच्छे से खड़ा होता है। अच्छे समय में तो सभी लोग अच्छा ही प्रदर्शन करते हैं गुरु, जो कठिन समय में भी अच्छा प्रदर्शन करता है ना, लीडर वही होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जब सारी परिस्थितियाँ विपरीत हो तब जाके कोई राम लंका में जाके अपनी पत्नी को जीत कर ले आता है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो जाते हैं। जब सब कुछ आपके अनुरूप हो तब अगर आप कुछ हासिल करते हैं तो वो कोई गणना नहीं की जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 2500 बच्चों में आपको सेलेक्ट होना है पीटी के बाद, तो थोड़ा सा मामला पहले से ज़्यादा कठिन हो गया है। डरा नहीं रहा हूँ, समय से पहले सचेत कर रहा हूँ। ओके,
अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक 7.25 करोड़ लोग कुपोषित हो जाएंगे। इन्होंने क्या बोला है कि कुपोषित हो जाएंगे। कुपोषित क्यों होते हैं लोग भाई? क्योंकि उनको भोजन ढंग का संतुलित नहीं मिल पाता है। खाद्य संकट से निपटने के प्रति आगाह करती यह रिपोर्ट बताती है कि 45 देशों के 200 करोड़ से भी अधिक लोग खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ठोस कार्रवाई के अभाव में भूख संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ने तथा देश का सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित होने की आशंका भी जताया जा रहा है। कि किसने ये रिपोर्ट जारी किया है? ये जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने इसको जारी किया है। और क्या बोला है कि 2050 तक भूखमरी और कुपोषण की समस्याएं जो हैं वो बढ़ जाएंगी। किन देशों में बढ़ेंगी भूखमरी और कुपोषण की समस्या? क्या विकसित, विकासशील और गरीब देशों में बढ़ेगी। जलवायु परिवर्तन का असर गरीब लोगों को ज़्यादा झेलना पड़ता है। जब गर्मी बढ़ेगी तो अमीर लोग तो घर में एसी चला लेंगे और उस एसी के कारण जो गर्मी पैदा होगा उसके कारण और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी। दिक्कत किनको होगी? जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो अच्छा घर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनको दिक्कत होगी। अब समझ में आया कि जलवायु परिवर्तन किस पे प्रभाव डालती है। विकासशील देश क्यों ज़्यादा प्रभावित होते हैं, विकसित देश क्यों कम प्रभावित होते हैं जलवायु परिवर्तन से। समझ में आ रहा है चीज़ें? थोड़ा सा आपको समझने में मदद मिला होगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है ना लोगों की, वो भी कम हो जाएगी। किसने बोला है? तो ये बोला है आपका विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, इसने बोला है ये चीज़ कि 20% तक एक तो कुपोषण बढ़ जाएगा और लोगों की जो आपका रोग प्रतिरोधी क्षमता है वो भी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। ओके, चलिए अगले न्यूज़ पर चलते हैं। यूनिकॉर्न मुझे आपको समझाना है। वर्ष 2023 में सिर्फ 3 यूनिकॉर्न ही बने हैं। 2022 में बहुत सारे यूनिकॉर्न बने थे, लेकिन 2023 में यूनिकॉर्न बनने की थोड़ी सी जो रफ्तार थी वो कम हो गई है। यूनिकॉर्न क्या होता है? नया कंपनी, नया स्टार्टअप जो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा जिसका कैपिटल हो जाए वो क्या कहलाती है? यूनिकॉर्न कहा जाता है। नया स्टार्टअप। अब मान लीजिए अंबानी साहब हैं, उन्होंने किसी कंपनी में 1 बिलियन डॉलर का निवेश कर दिया जो कंपनी पिछले 20 साल से चली आ रही थी। क्या वो यूनिकॉर्न कहलाएगी? नहीं कहलाएगी वो। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। जो कुछ दिन पहले खुली है, साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले खुली है, और वो क्या करती है, वो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा कारोबार कर लेती है, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपका यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसका रिपोर्ट है ये? इसी साल अब तक केवल 3 स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न बन पाए हैं। यूनिकॉर्न की कुल संख्या भी 1 साल पहले की तुलना में 84 से घटकर 83 हो गई है। यूनिकॉर्न आज से ऐसे स्टार्टअप से हैं जिनका मूल्यांकन $1 अरब सालाना होता है। कितना होता है? $1 अरब। ASK प्राइवेट वेल्थ हुरून इंडिया फ्यूचर्स यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार 1 साल पहले 24 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने थे, लेकिन इस बार केवल 3 ही स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन पाए हैं। ASK प्राइवेट वेल्थ के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक राजेश सलूजा ने कहा कि स्टार्टअप द्वारा बिजनेस मॉडल का जो तरीका अपनाया गया उसके चलते ही मूल्यांकन में गिरावट आई है। हुरून इंडिया के मुख्य शोधकर्ता और उन्हें क्या बोला है कि भाई जो यूनिकॉर्न की कुल संख्या 200 तक पहुंचने की उम्मीद है अगले साल तक। उन्होंने कहा कि चीन में 1000 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। अगर भारत को आर्थिक रूप से आगे बढ़ना है तो स्टार्टअप बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अब देखिए सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा, उस पर आते हैं। सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा कि स्टार्टअप बनाने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, यूनिकॉर्न बनाने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। दुनिया में सबसे अधिक स्टार्टअप USA में शुरू होता है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर कौन आ जाता है? अब अपना देश भारत आ गया है। एक उपलब्धि माननी पड़ेगी आपको। मोदी सरकार को आलोचना करना है, करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, किसी भी सरकार के पक्ष में हो आप। एक उपलब्धि आपको इस सरकार की माननी पड़ेगी कि देश के सर्वोच्च पद से पहली बार ये चीज़ बोला गया कि हम सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन आप सिर्फ हमारे भरोसे मत बैठिए, आप अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए। नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। ये किसने कहा था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। तो देश में एक स्टार्टअप का माहौल बनाने का आज़ादी के बाद पहली बार अगर किसी सरकार ने जेन्युइन कोशिश किया, मतलब पूरे मन से कोशिश किया, तो वो BJP गवर्नमेंट थी जो अभी है, वर्तमान में काम कर रही है। उसमें 100 खराबी होगी, मुझे नहीं मतलब, आप उसकी आलोचना कीजिए। एक मैं अच्छाई बता रहा हूँ, ये माहौल बनाना ज़रूरी हो गया था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें स्टार्टअप की ज़रूरत होगी। स्टार्टअप से होता क्या है? बेनिफिट लिखना शुरू कीजिएगा। पहला, देश में निवेश आता है। दूसरा,
हम आत्मनिर्भर बनते हैं, जॉब क्रिएटर से ज़्यादा जॉब देने वाले लोग बनते हैं, जॉब क्रिएटर लोग बनते हैं, जॉब मांगने वाले नहीं बनते हैं। तीसरा, टेक्नोलॉजी का बढ़ता है। चौथा क्या होगा, देश के लोगों को आय बढ़ती है। पांचवा क्या होगा, एजुकेशन जो होते हैं वो प्रायोगिक बनाए जाते हैं। और क्या होगा इससे कि अलग अलग कंपनियां जो हैं जो कॉलेज में जाएंगी, और भारत सरकार पर भी दबाव पड़ेगा कि भाई इतने स्टार्टअप तो खुल रहे हैं लेकिन उनको लोग नहीं मिल रहे काम करने को, आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाइए लिखाइए, शिक्षित कीजिए। अगला क्या होगा, दुनिया भर में एक साख भी बनती है, हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार होता है, लोगों की इनकम बढ़ती है, इंक्लूसिव ग्रोथ होता है। अलग अलग जगहों पर, बिहार में भी एक कंपनी खुली थी 3,000 करोड़ के करीब में, उसने कारोबार अपना स्थापित किया था कुछ समय पहले ही। ये क्या है, तो जो डेवलपमेंट है वो इंक्लूसिव होने लग जाता है स्टार्टअप के कारण। और भी बहुत सारे आप बेनिफिट गिना सकते हैं इसके, तो स्टार्टअप का यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। यूनिकॉर्न मैंने समझा दिया है आपको, यहाँ पर देखिए पहले से ही लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि इस साल यूनिकॉर्न की कुल संख्या 84 से 83 हो गई है। $1 अरब का जब मूल्यांकन हो जाता है ना किसी कंपनी का, तो उसको क्या कहा जाता है, यूनिकॉर्न कहा जाता है। ओके, एससीओ का नई दिल्ली हॉल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका नई दिल्ली में ही किया गया है। और अगले महीने एससीओ की बैठक होने वाली है। एससीओ की अध्यक्षता कौन करेगा, तो भारत कर रहा है इस बार। नहीं, एक मैंने गलती की, मैं सही कर देता हूँ, करेक्ट करता हूँ, मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बीजिंग में मंगलवार को एससीओ के सचिवालय में उद्घाटन किए गए नई दिल्ली हॉल में संबोधित करते चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत। क्या है यहाँ पर बनाया गया है, एससीओ का जो मुख्यालय है, उसके सचिवालय जो है उसमें किसका उद्घाटन किया गया है, नई दिल्ली हॉल का उद्घाटन किया गया है। बीजिंग में, चाइना की राजधानी बीजिंग में एससीओ के सचिवालय में नई दिल्ली हॉल का उद्घाटन किया गया है। क्लियर हो गया होगा, मैंने मिस्टेक की, मैं सुधार कर दिया, माफ़ी उसके लिए। भारत की अध्यक्षता में अगले माह से होने वाली एससीओ सम्मेलन से पहले मंगलवार को यहां संगठन के मुख्यालय में नई दिल्ली हॉल का उद्घाटन किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ सचिवालय में स्थित नई दिल्ली हॉल को मिनी इंडिया के समान करार दिया। शंघाई सहयोग संगठन का सचिवालय बीजिंग में स्थित है। संगठन के 6 संस्थापक सदस्य हैं, कौन कौन, तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब तो भारत, पाकिस्तान ये सभी इसके सदस्य बन गए हैं, लेकिन 6 संस्थापक सदस्य हैं इसके। ओके, भारत ने 4 जुलाई से डिजिटल माध्यम शुरू होने वाली एससीओ सम्मेलन से पहले आधिकारिक रूप से नई दिल्ली हॉल का उद्घाटन किया है। जयशंकर जी ने मंगलवार को वीडियो संदेश में कहा कि यह भारत की पहली एससीओ अध्यक्षता के तहत किया जा रहा है। नई दिल्ली हॉल भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करता है। और बस यही था इसमें। नई दिल्ली हॉल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो बीजिंग, चाइना में जो सचिवालय है एससीओ का, उसके मुख्यालय में किया गया है। न्यूयॉर्क अमेरिका का वो राज्य बना है जहां पर दिवाली पर अब छुट्टी दी जाएगी, पब्लिक हॉलीडे होगा दिवाली पर, ये घोषणा की जा चुकी है न्यूयॉर्क में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, पीटी फैक्ट में कई बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ओके, और देखिए यहाँ पर बिहार से जुड़ा हुआ एक न्यूज़ है कि बिहार के हर गाँव में कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, मिलेगी नौकरियाँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, जैसे सुधा डेयरी मिल्क का, सुधा मिल्क का नाम आपने सुना होगा, तो क्या है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है। बिहार के हर गांव को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, इससे गांव को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जाएगा, साथ ही रोजगार का सृजन होगा, किसानों के उत्पादों को उचित मूल्य मिलेगा। इसके लिए बिहार सरकार के स्तर से विशेष पहल की जा रही है। सरकार का मानना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की सहायता से गाँव में डेयरी किन किन चीज़ों में काम करेगी, एक बार वो देखिएगा, डेयरी, फिशरी, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग आदि को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। डेयरी तो आपको पता ही है, दूध। फिशरी आपको फिश से संबंधित हो गया। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग क्या हो गया, जैसे अचार, पापड़, और जैसे चिप्स, केला का चिप्स, आलू का चिप्स, ये सब क्या हो गया, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग यूनिट। 50 महिलाएं काम करके बना सकती हैं, सरकार उनको मशीन दे देगा। तो ये सब क्या हुआ, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग में आते हैं। इसमें देखिए अब आगे क्या लिखा हुआ है, नाबार्ड, राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल फेडरेशन ऑफ फिश, क्या लिखा हुआ है, फिशर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड सहायता ली जाएगी। ये सारे मिलकर सहायता देंगे किनको, इन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाएगी छोटी छोटी, उनको सहायता देंगे ये लोग। इस संस्थान के साथ अधिकारियों जल्दी बैठक हो जाएगी। राज्य में पंचायत व गांव के स्तर पर कोऑपरेटिव को विकसित करने के लिए जिला स्तरीय देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सहकारिता विकास समिति का गठन किया गया है। ऐसी समितियाँ गाँव में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बड़ी भूमिका निभाएगी। फिलहाल गाँव में ऐसी समितियों का गठन करने का आदेश जिला अधिकारियों को दिया गया है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये बिहार
बिहार स्पेशल से संबंधित न्यूज़ हो गया। ओके, आज के आखिरी न्यूज़ पर चलते हैं। न्यूज़ नहीं, मुझे इनको भरसक कोसना है। बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते, शिक्षक भर्ती नियमावली में बदलाव पर राज्य के शिक्षा मंत्री ने बोला है कि देखिए, शिक्षक नियमावली में बदलाव किया गया है कि अब अलग दूसरे राज्य के लोग, यूपी के बच्चे, झारखंड वगैरह के बच्चे भी बिहार में शिक्षक वाले फॉर्म को भर सकते हैं। सब कुछ सही था, भर लें फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते। अगर योग्यता पैमाना होता तो पर्यावरण मंत्री तेजू भैया नहीं होते और उप मुख्यमंत्री लालू जी के बड़े बेटे और छोटे बेटे मंत्री नहीं होते। योग्यता अगर सिर्फ होता तो लालू जी का बेटा होना कोई योग्यता नहीं होता है। योग्यता ही होता तो पिछले 15 साल में नीतीश जी ने क्या किया, उनको सरकार से उठाकर फेंक देना चाहिए था अब तक। किस योग्यता की बात करते हैं आप? बिहार के लोगों को मजदूर बनाकर नोएडा और गुड़गांव में फेंक दिया आपने। आधे पेट रहकर दूसरों का खाना ढोते रहते हैं स्विगी और जोमेटो में, और अब बात योग्यता ही करते हैं। अगर वो अयोग्य हैं तो किसके कारण अयोग्य हैं? आप ही के कारण अयोग्य हैं। आपने उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी है। तो बोलने से पहले ये लोग सोचते तो हैं नहीं। जात के नाम पर जब तक हम वोट करते रहेंगे, ऐसे ही लोग हमारे मत्थे चढ़ते रहेंगे। समझ रहे हैं ना? तो वीडियो अंत करता हूँ मैं, 40 मिनट का हो गया है। अब बुरा लगा हो किसी को, मेरी बातों से अगर ऑफेंड हो जाते हैं तो पहले ही मैं क्षमा मांग लेता हूँ, लेकिन भड़ास मन में आ जाता है ऐसी चीज़ों को पढ़कर। तो कहीं तो निकालूंगा ना, तो यही निकाल लेता हूँ मैं। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।